अधिकतर सवाल जो है हमारे पास आते हैं कि सर हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए हैं। अब झूठे मुकदमे आपके ऊपर दर्ज करवा दिए गए हैं तो लड़ना भी तो आप ही को है, समझना भी तो आप ही को है। अगर किसी प्रकार से आप झूठे मुकदमों में फंसे हुए हैं तो मैं कहता हूँ झूठ का जीरतोड़ विरोध करिए, जितना हो सकता है उनके विरुद्ध आप लड़िए और किसी प्रकार से आप हार मत मानिए। सबसे बड़ी बात है आपके मन की हार। जब व्यक्ति मन से हार जाता है तो सारे मुकदमे क्या, सब कुछ, पूरी जंग ही हार जाता है। लेकिन जब व्यक्ति मन से ताकतवर रहता है और उसे लगता है कि मैं बुराई के विरुद्ध लड़ रहा हूं, तो आपके अंदर ताकत जो है दोगुनी हो जानी चाहिए। और आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से, जो आप बार बार कहते हैं कि सर मेरे पर झूठे मुकदमे झूठे मुकदमे, तो मैं आपको वो तरीका बता दूंगा कि जिस तरीके से आप झूठ का मतलब पूरी तरीके से विरोध भी कर सकते हैं और जीत आप ही की होनी है। जहां पर झूठ है वहां पर कहीं ना कहीं आपके अंदर ताकत आनी चाहिए लड़ाई लड़ने की, और आपको पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने क्या झूठ बोला है। अगर आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार से कोई भी मुकदमा झूठा बनाकर डाला गया है और आपको लगता है कि हाँ ये है, और आपने उसको पढ़ा तो पता लगा कि हाँ वाकई इसमें बहुत झूठ बोले गए हैं, और ये सिर्फ आजकल देखिए फैमिली मैटर्स जितने भी आपके कोर्ट में आजकल आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पीड़ित करना ही है। कोई इनका कोई वजूद नहीं है कि वो वाकई उनके साथ में किसी तरह की घटना हुई हो। ऐसे हो सकता है दो चार लोगों के साथ परसेंट लोग हो साथ में हुआ हो, लेकिन अधिकतर लोग जो है, मोस्ट कॉमनली लोग जो है, वो कहीं ना कहीं बदले की भावना लेकर कोर्ट में आते हैं और वो भूल जाते हैं इस बात को कि मैंने कितना झूठ इस मुकदमे में कहा है। अब जो व्यक्ति उस झूठ को झेल रहा है, जो व्यक्ति उस झूठ के चलते हुए प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो तो कहीं ना कहीं झूठ के लिए ये सोचेगा कि हाँ भाई मुझे ये बाहर कैसे निकलना है, इस चीज से कैसे इस व्यक्ति का जो है, जो व्यक्ति मेरे साथ में अन्याय कर रहा है, मैं किस तरीके से इसको दंड दिला सकता हूँ। तो देखिए झूठ बोलने वाले को भी दंड मिलता है। न्यायालय है, ये कोर्ट है, यहाँ पर कानून चलता है, यहाँ कानून की चलती है। कानून जैसा कहता है वैसा उस प्रकार से कानून झूठ बोलने वाले को भी दंड देता है। तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप 100% वन कहते हैं ना कि अगर आपने जो मैंने बताया आपको उस रास्ते से अगर आप चल गए और आपने वो बात मान के आगे बढ़ गए, तो मैं कहता हूँ ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। और आप ऐसी परिस्थिति में जो कि आपको मतलब मानसिक संतुलन आपका खराब कर दिया है, जिसने मानसिक रूप से आपको तोड़ दिया है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कोर्ट से भागते हुए नजर आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है। देखिए फैमिली मैटर जब स्टार्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं दहेज का मुकदमा, घरेलू हिंसा का मुकदमा या फिर मेंटेनेंस का मुकदमा, ये तीन मुकदमे आपके ऊपर एक पैकेज की तरह आते हैं और आपको तोड़ रख देते हैं। और ये चीज आपके साथ में नहीं है, ऐसा ना जाने कितने पुरुषों के साथ हो रहा है कि जहां पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं और उस झूठ की आड़ में जो है एक स्कैम चल रहा है पैसा लेने का, उसको प्रताड़ित करने का। उनके माँ बाप, जो एक पुत्र है, बेटा है, उसके माँ बाप को कटघरे में खड़े करने का, उसके माँ बाप को प्रताड़ित करने का, कहीं ना कहीं इस चीज के चलते हुए बार बार सम्मान नोटिस, पुलिस जाना, ये सब कुछ एक समाज में बेइज्जती का एहसास कराना, ये सब चीजें, ये नियम चल रहा है। और इन सब चीजों के लिए आपको किसी प्रकार से टूटना नहीं है, आपको लड़ना है। और वो लड़ाई कैसे लड़नी है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि कुछ लोग जो है वो मोह में रहते हैं कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। अरे साहब, जब आपकी पत्नी आपके विरुद्ध एक तलवार लेके आपके के लिए कोर्ट में खड़ी हो गई है कि चलो तुम शौक में जा रहे हो कोर्ट में, या शौक में जाके तुम्हें लग रहा है कि सब तुम जाके वहां पर कुछ करोगे, तुम्हें जबरन बुलाया गया है, नहीं जाओगे तो पुलिस उठाकर तुम्हें लेकर पहुंच जाएगी वहां पर कि लो जी पेश करते हैं तुम्हें। तो ऐसी हालात में आपके लिए किसी प्रकार से जो व्यक्ति आपके विरुद्ध कोर्ट में जा खड़ा हो गया, ये रणभूमि है, समझ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब युद्ध किया था ना, और अर्जुन के हाथ कप कपा रहे थे कि भाई मैं अपनों पे कैसे बढ़ चढ़ा दूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा था कि जब अपने रणभूमि में खड़े हो जाए तो फिर वो अपने नहीं है। अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो जो ये लोग जो है वो तुम्हें मार देंगे, इसीलिए तुमको युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं कि अगर आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं तो ये आपके लिए रणभूमि है और यहां आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ोगे तो कहीं जेल में जाओगे, तुम तो जाओगे, साथ में जो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन जिनके नाम झूठी एफआईआर में दे दिए गए हैं, वो भी जेल जाएंगे। लड़ना पड़ेगा। लड़ाई ही आपके लिए एक लास्ट ऑप्शन है और कुछ नहीं है। जो महिला गलत होकर भी सही बात नहीं कर पा रही है, मतलब गलत होकर भी वो कोर्ट में चिल्ला रही है कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, ये सब झूठ के चीजें चलते हुए बनाकर बड़ी किए जा रही हैं, तो आपके सत्य के लिए नहीं लड़ सकते हो।
लड़ो, उठो और लड़ो, और तब तक लड़ो जब तक ये जीवन का जो संघर्ष है, वो जो व्यक्ति इसने झूठ के लिए आपको इतना पीड़ित परेशान कर दिया, वो जब तक हार ना मान जाए। अब कैसे लड़ना है मैं आपको बताता हूँ। जिस समय पर आपके सामने मुकदमा कोई आया है, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपके लिए, हालांकि ये चीज़ सभी में अप्लाई है, बार बार मैं किसी चीज़ का नाम लूंगा, बेहतर है कि एक बार मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 125 सीआरपीसी या फिर 144 या फिर घरेलू हिंसा या फिर 498 ए यानी कि 85 बी एनएसएस, ये सब मैंने सेक्शंस बताए हैं। जिन लोगों को पता है, जो लड़ रहे हैं, उनको पता होगा कि क्या कौन सेक्शन में बोल रहा हूँ। इन सेक्शंस में जहां पर भी झूठ बोला गया है, एक कोई मुकदमा उठा लीजिए, सभी में एक जैसी कहानी होती है, कोई अलग नहीं होती, भिन्न नहीं होती। सब में, तीनों मुकदमों में जो कहानी मेंटेनेंस में लिखी हुई है वही डीबी में लिखी है, वही कहानी 498 ए के मुकदमे में लिखी हुई है। इन तीनों में कहानी में सेम लिखा हुआ है। अब आज ही आप उठिए, उठ के अपनी जो प्लेंट है, जो 125 सीआरपीसी मान लीजिए, 144 या फिर इसकी प्लेंट उठाइए, प्लेंट उठा के पढ़िए, पढ़ने के बाद उसमें निकालिए, निष्कर्ष निकालिए कि क्या क्या इसने झूठ बोला है। अगर उस झूठ को बोले हुए या किसी चीज को छिपाया है उसने, उसको बोले हुए या फिर छिपाने के बाद जो है लगता है कि हाँ ये चीज बोली है, इसको अलग टाइप नोट कर लीजिए और उसका एविडेंस आप ढूंढिए कि हाँ ये एविडेंस है। किसी भी बात को अगर उसने झूठ बोला है तो वो प्रूफ करने का जो बर्डन है वो महिला के पास में है, और अगर आपके पास और मतलब जो उसने झूठ बोला है और आपके पास उसका एविडेंस है, सबूत है, तो आप उठा के फटाफट इसको टाइप करवाइए और 340 सीआरपीसी के तहत जो है, जो कि अब 379 बीएनएस हो चुका है, इसके तहत जो है आप मुकदमा फाइल करिए। डरिए मत। कुछ लोग यहीं पर गड़बड़ा जाते हैं कि सर मैं मुकदमा दायर कर दूंगा तो वो जो आ रही थी पहले वो भी नहीं आएगी, बात कर रही थी वो बात भी नहीं करेगी, फिर मैं क्या करूंगा सर, ऐसे का वैसे। ये तुम डरपोक वाले काम कर देते हो। उसने मुकदमा कर दिया, वो अपने मुकदमे पे चल रही है, और तुम मुकदमा करने के लिए बार बार डर रहे हो, सोच समझ रहे हो कि मैं ऐसा करूँ तो वो नहीं आई तो, आगे भी नहीं आई तो, मेरा जीवन खराब हो गया तो। और उसने जो है मुकदमे कर दिए, उसने एक बार भी नहीं सोचा आपके प्रति कि आपको ऐसी गलत मतलब मुकदमा क्यों दायर कर रही है, वो क्यों घर परिवार तोड़ रही है। जितना विवेक आपके अंदर है, क्या उतना विवेक उस महिला के अंदर नहीं है? उसको एक बार नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये मुकदमा कर रही हूँ तो मैं अपने पति पे कर रही हूँ, अपना जीवन खराब करने के लिए और उसका भी जीवन खराब करने के लिए। एक बार नहीं सोचा उसने, तो तुम क्यों सोच रहे हो फिर? और तुम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो, उसने जो झूठ बोला है बस उस झूठ को तुम उजागर कर रहे हो, न्यायालय को बता रहे हो कि ये देखो झूठ इसने ये बोला है। अरे न्यायालय, एक वकील का या पुलिस का या फिर एक आम आदमी का एक काम क्या होता है कि सच्चाई माननीय न्यायालय के समक्ष रखी जाए बस, और सच्चाई सुनने के बाद न्यायालय जो आदेश दे वो आपको मंजूर हो। यही तो न्याय है। ऐसे थोड़ा ना कि हर चीज छिपाकर, हर चीज बताकर। अभी रिसेंट बताता हूँ आपके लिए, रिसेंट में एक लड़की है बरेली की, उसने, वो सरकारी नौकरी करती थी और उसने मेंटेनेंस का मुकदमा डाला। उसने ये कहा अपने मेंटेनेंस के मुकदमे में कि मैं असहाय हूं, मेरे पास ऐसा कोई साधन स्रोत नहीं है जिससे मैं अपना भरण पोषण कर सकूं, तो मुझे भरण पोषण दिलाया जाए। उसने 60,000 प्रति महीना का मतलब भरण पोषण मांगा, और बाद में पति ने जब उसकी खोजबीन करी, पता लगा कि वो सरकारी नौकरी कर रही है, सरकारी नौकरी किसी अस्पताल में वो कर्मचारी है, तो वो सैलरी स्लिप लगा कर उसने हाई कोर्ट में उसको अपील, नीचे लोअर कोर्ट में डिसाइड कर दिया, क्योंकि पता नहीं था, क्योंकि कुछ उसके पास एविडेंस नहीं था। उसने हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में उसने रिवीजन फाइल किया, पता लगे कि वो कर रही है, जॉब कर रही है, तो मेंटेनेंस की बात तो बहुत दूर की बात है, उसके ऊपर एफआईआर के आदेश करवा दिया गया। ये सच्चाई की ताकत है। सच को उजागर करने का काम आपका है। अगर किसी प्रकार से झूठ बोला है उसने, तो झूठ को उजागर करना आपका काम है। माननीय न्यायालय को दिखाना आपका काम है कि ये देखिए सर, ये एविडेंस है, ये पत्रावली पर ये डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास। देखिए, एविडेंस के रूप में बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल रहता है कि सर हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास फोटो है, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास चैट है, हमारे पास मैसेज है, क्या ये कोर्ट में एडमिसिबल है? तो मैं कहता हूं आपके पास कुछ भी है, एविडेंस, जो भी एविडेंस है वो सब कुछ इनमें से जो मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप, फोटो, वीडियो, ऑडियो, रिकॉर्डिंग, मैसेज, इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आपके पास वो है और आप ना लगाएं उसको। आप अपनी पत्रावली पर लगाइए उसको, और सेक्शन 65 जो एविडेंस एक्ट है उसके तहत लगाइए। और अब जो सेक्शन 63 हो गया है, सेक्शन 65 रिप्लेस विद द सेक्शन 63 BSA।
तो उसके तहत जो है आप उन डॉक्यूमेंट्स को लगाइए और लगाने के बाद अपनी पत्रावली पर आगे बताइए कि सब इस तरह की चीज़ है। परिस्थिति आपको बतानी है, परिस्थिति का एविडेंस आपको जुटाना है और सच्चाई सामने आपको लेकर आनी है। ये काम आपका है। न्यायालय खुद नहीं भागेगा कि साहब इसकी जांच करवा ली जाए, साहब ये जांच तुम्हें करवानी पड़ेगी। ये सेमी सिविल है, ये मुकदमे जितने भी हों वो सेमी सिविल है, यानी कि क्रिमिनल भी है और सिविल प्रक्रिया भी है इसमें। तो ये आपके ऊपर बर्डन पड़ता है कि आप किसी बात को अगर रख रहे हैं उस तथ्य को, तो साबित करने की जो बर्डन है वो आपके पास आता है। कुछ चीज़ें महिला के जाती हैं तो कुछ पुरुष के पास भी जाती हैं। अगर किसी प्रकार से आप करें सर ये झूठ है, तो झूठ बताइए आप कैसे झूठ है, किस तरीके से उसने झूठ बोला है, तो ये काम आपका है। और अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपके ऊपर वो मुकदमा दर्ज करवा दिया गया तो वो किस समय लगानी है, किस कोर्ट में लगानी है, वो बताता हूं आपको। सेक्शन 340 का जो मुकदमा है आपको लगाना है, वो कहाँ लगाना है, वो उसी सेम न्यायालय में लगेगा जिस न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। तभी तो दोनों फाइल जो है वो क्लब होंगी और क्लब होने के बाद वो चीज़ें फिर जुड़ी जाएंगे, फिर एक दूसरे के साथ वो रीड विद किया जाएगा, तभी जाके तो निकल आएगा हाँ ये यहाँ पे झूठ बोला है और ये सच है, सच ये है। और अब वो कब करना है, पहले मैं बता दिया आपको कि उसी न्यायालय में करना है जिस न्यायालय में चल रहा है। अब कब करना है, देखिए अब कौन से स्टेज पर है ये तो आपको पता होगा। अगर आपका जो मुकदमा है, जो महिला ने, पत्नी ने आपकी डाला है, वो ट्रायल पूरा कंक्लूड हो चुका है, यानी कि ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि डिसीजन आ चुका है उसमें, तो फिर आपके रास्ता हाई कोर्ट का ही है। और उन सबूतों को दिखाकर हो सकता है कि आपका हाई कोर्ट में जब आप रिवीजन फाइल करें तो वो रिमांड बैक हो जाए, और रिमांड बैक होते ही फिर दोबारा आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है एक अच्छे एडवोकेट के पास में, वही व्यक्ति इन चीज़ों को घुमा फिरा के आपको रिमांड बैक हो सकता है। अब रिमांड बैक हो गया तो फिर आपके पास ऑप्शन है, फिर आप 340 का शुरुआत से चलेगा तो फिर आपको के पास ऑप्शन है, फिर आप फाइल कर सकते हैं। और अगर नहीं हुआ अभी ट्रायल कंक्लूड, पेंडिंग है या फिर चल रहा है अभी गवाही में है कहीं पर भी, तो यही समय है, आप तुरंत लगा दीजिए बिना किसी सोचे समझे। कोई भय या डर के चलते हुए मत करिए, तुरंत लगा दीजिए मुकदमा। और लगाने के बाद वो जो मुकदमा है, वो पहले जो पुराना चल रहा था जिसमें झूठ बोला गया है, वो मुकदमा स्टे हो जाएगा और जो आपने डाला है तत्काल 340 वाला, वो मुकदमा स्टार्ट हो जाएगा, वो चलेगा। ये 2 स्टेज है। तीसरा स्टेज है कि अभी आपका मुकदमा, आपके पास नोटिस आया सिर्फ, और आपको पता नहीं है कि मुकदमा जो है वो किस स्टेज पर है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सिर्फ अगर आपके पास नोटिस आया तो उसको एक बार देख लीजिए, और देखने के बाद लगता है कि हाँ भाई इसमें फर्स्ट अपीयरेंस ये कुछ है नहीं है अभी, तो आप उसमें, और लगता है कि हाँ वाकई मुकदमा पूरा झूठ बोला गया, फॉल्स फैब्रिकेटेड बनाया गया है, तो आप उसमें कूद जाइए और कूद कर जो है वो स्टार्ट कर दीजिए वो प्रोसीडिंग, जिस प्रोसीडिंग से महिला वो आपको डरा रही है, परेशान कर रही है। जैसे ही आप वो डालेंगे, वो महिला जो है, जो झूठ के आधार पर कोर्ट में न्याय के उम्मीद से आई है, वो भागते हुए नजर आएगी कोर्ट से। ये आपके लिए रामबाण का इलाज करेगा। ये 3 स्टेज थी, इससे कोई और भी बाहर है, कुछ चीजें हैं, पूछना है तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैंने नंबर आपको इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बहुत पुरुष जो आज के टाइम में ऐसे परेशान हो रहे हैं कि वो अपना जीवन समाप्त करना है, उनको अपना जीवन अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो आपको जीवन अपना जीना है और तरीके से जीना है। संघर्ष से थोड़ा सा समय लगेगा आपको, देखो लड़ना तो पड़ेगा। जब कहीं ना कहीं जीवन में किसी गलत व्यक्ति से आप भिड़ जाते हैं तो फिर उस व्यक्ति से लड़ना तो पड़ेगा। नहीं लड़ोगे तो फिर तुम खुद ही अपने आप जीवन अपना समाप्त कर लोगे और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जिस व्यक्ति के लिए तुम मरोगे, जिस व्यक्ति से तुम प्रेम करते हो, वो व्यक्ति तुम्हारे मरते ही सेकंड ऑप्शन उसके लिए तैयार है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो महिला आपसे लड़ रही है, आपके ऊपर गलत आरोप लगा रखे हैं, झूठे आरोप लगा रखे हैं, थोड़ा सा उसका झूठ का उसको आईना दिखाइए कि देखो तुमने क्या क्या झूठ बोला है, और लीगली रूप से दिखाइए, कोई इलीगल नहीं, लीगली रूप से उसको बताओ कि परिवार तुम्हारी वजह से टूटा है, हमारी वजह से नहीं। तो जब युद्ध क्षेत्र में आप खड़े हैं तो लड़ाई लड़ना कोई बुरी बात तो है नहीं। अगर आपको युद्ध क्षेत्र में होने के बाद भी तुम लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, तुम भाग रहे हो, तो इसका मतलब तुम कायर हो, तुम सही व्यक्ति नहीं हो। मेरी बात को गलत मत लेना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज की स्थिति यही है। आज महिला भाग के मुकदमा कर देती है बिना किसी सोचे समझे, और पुरुष बेचारा प्रेम में पागल हो रहा है। प्रेम में ऐसा लग रहा है उसको कि मेरा जीवन बेकार है। और ये कोई बात, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर पति का यह धर्म बनता है कि वो अपनी धर्म पत्नी को प्रेम करे, उसको प्यार दे, उसको दुलार दे। लेकिन ये धर्म नहीं बनता है कि पत्नी जाके मुकदमा कर दे, पत्नी उसको नोटिस कराए, उसको वारंट कराए, पुलिस से बेइज्जत कराए, उसको जलील करवाए,
कोर्ट में अपमानित करवाए, ये उसका फर्ज नहीं बनता है। लेकिन आजकल साहब कलयुग है, यही चल रहा है। जिसका पल्ला भारी, उस दूसरे व्यक्ति पर वो व्यक्ति अत्याचार कर ही रहा है। जो कानून में ताकत दी है, कानून में इसलिए ताकत दी गई थी ताकि तुम जो है, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार से अत्याचार न हो पाए। लेकिन उन्हीं चीज़ों का दुरुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग करते हुए मुकदमे दायर किए जाते हैं। तो परिवार तो हो गया खत्म, परिवार पति ना पत्नी कुछ नहीं, अब पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2। जब कोर्ट में आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा दूसरी पार्टी आई है कि नहीं आई है। तो ये आपका नया नाम दिया जाता है और नया आपका संबंध। बहरहाल इतना ही कहना चाहूँगा। कोई भी लीगल हेल्प आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए 340 के लिए जजमेंट भी है हाई कोर्ट के, जो आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। किसी को जजमेंट चाहिए तो दिए हुए नंबर पर आप जजमेंट की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।